और असरों में अंतर तो अभी तक चल रहा है। पूरी आबादी को खत्म कर दिया, नहीं तो उनको गुलाम बना दिया। पिछले 20-25 हज़ार साल में हिस्से में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ट्रेंड ट्रेंड वही चल रहा है। मॉन्यूमेंट बनाया था, उसको अभी पिरामिड ऑफ द फर्स्ट गॉड कहते हैं। फर्स्ट गॉड मतलब ब्रह्मा। तो वैवस्वत मनु का टाइम 13,900 बीसी है। वो एग्जैक्ट 3600 साल का अंतर है। ये का कैलेंडर उसके बाद वैवस्वत मनु के समय में चैत्र मास से शुरू हुआ। कार्तिकेय के टाइम में धनिष्ठा नक्षत्र से मतलब माघ महीने से वर्ष शुरू होता था, जो कि वेदांग ज्योतिष में लिखा हुआ है। ये भारत और रूस और चीन में बाकी देशों से अंतर है। यहाँ का जो साम्राज्यवाद रहा, जैसे भारत में चक्रवर्ती राजाओं का या मानधाता वगैरह कहा गया है कि पूरे विश्व में उनका राज्य था। मैंने हर जगह सूर्योदय और सूर्यास्त, हमेशा एक जगह सूर्योदय होता था, दूसरी जगह सूर्यास्त होता था मानधाता के राज्य में। सर, आज दिनों की या महीनों की या वर्षों की जो गणना होती है पंचांग के द्वारा, उस विषय पे अगर थोड़ा आप प्रकाश डालें। अंग्रेजी कैलेंडर या रोमन कैलेंडर कहते हैं, वो अभी ग्रेगरियन कैलेंडर है। ग्रेगरी ने उसको रिवाइज किया था। उसके पहले उसे जूलियन कैलेंडर कहते थे। जूलियस सीजर के टाइम में रोम में आरंभ हुआ था। उसमें दो ही तिथि होती है सौर वर्ष के अनुसार। एक तो दिन होता है और एक मैंने तिथि का नंबर होता है, जैसे एक तारीख हुआ, 2 तारीख हुआ, और एक दिन हुआ, 7 दिन का क्रम जो होता है। संडे से वापस संडे से शुरू होता है। तो भारत में 5 तरह से दिन का हिसाब होता है, इसलिए इसको हम पंचांग कहते हैं। तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। तो ग्रेगरियन कैलेंडर में सिर्फ तिथि और वार होता है। ये तो मुख्य अंतर है। उसका कारण मैं बाद में बताऊंगा। क्योंकि तिथि और वार में जो जैसे चंद्रमा की गति है या पृथ्वी का अक्ष भ्रमण है, दोनों में कोई स्पष्ट सीधा रिलेशन नहीं है। मतलब अनुमानित, जैसे चांद्रमा 29.5 दिन का हुआ तो हम लोग उसको 30 दिन का मान लेते हैं। या सौर मास भी 29.5 से 31 दिन तक वेरी करता है। सूर्य की जो सापेक्षिक गति है पृथ्वी से देखने पर, वो बदलती रहती है एक एक राशि में, और टाइम 29 दिन से 31 दिन तक होता है। तो जैसे फरवरी में 28 दिन करते हैं, कभी कभी 29 दिन कर देते हैं। या 365 दिन में भी अंग्रेजी कैलेंडर में वही समस्या है। ठीक 365 दिन का वर्ष नहीं होता है। तो 4 साल में लीप ईयर जोड़ते हैं। उसमें भी फिर सेंचुरी में फिर करेक्शन होता है कि नहीं, जो 400 साल का होगा तभी उसमें लीप ईयर करेंगे। तो भारत में भी कैलेंडर की 5 तरह की पद्धति इसलिए हुई कि 5 तरह से उसको चेक करके उसको शुद्ध किया जाए। ये उसका उद्देश्य है। या अभी जैसे नासा का कैलेंडर सॉफ्टवेयर बहुत पॉपुलर है पूरे संसार में, या स्विस एफेमरीज का एक सॉफ्टवेयर भी उसके बेसिस पर बना है। तो इन लोगों का जो कैलकुलेशन का बेसिस है, वो लगभग केपलर के टाइम से जो ऑब्जर्वेशन हुआ है पिछले 300 साल का, उसी के बेसिस पर इन लोगों ने बनाया है। तो उस समय जैसे केपलर के टाइम में जो ऑब्जर्वेशन होता था, उसमें आधे डिग्री तक का एरर होता था। अभी थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट हो गया है। तो अगर हम महाभारत काल की गणना करेंगे 2100 बीसी की, तो उसमें करीब 3 दिन का एरर आता है। एक तो हम लोगों का जो ऑब्जर्वेशन है वही एक्यूरेट नहीं है। दूसरा कारण है कि धीरे-धीरे गति में परिवर्तन हो रहा है। जैसे पृथ्वी के जो घूमने की गति है अपने एक्सिस पर, वो धीरे-धीरे धीमी होती जा रही है। उसको कहते हैं टाइडल फ्रिक्शन। मतलब जैसे चंद्रमा के आकर्षण से समुद्र का जल ऊपर उठता है, तो वो पृथ्वी के घूमने पर ब्रेक की तरह काम करता है। वो बहुत स्लो है, और कितना स्लो है वो कहना मुश्किल है। तो इसलिए भारत में 5 तरह से ये भी एक कारण है, 2 कारण है कि कितना धीमा हुआ इसका सही अनुमान लगाना बहुत कठिन है आज के युग में भी। तो इन 2 कारणों से तो भारत में 2 तरह की गणना है। एक तो युग की गणना है और एक वर्ष की गणना है। तो युग की गणना जो एस्ट्रोनॉमी में हम लोग पढ़ते हैं, सूर्य सिद्धांत मानते हैं कि 43,20,000 वर्ष का युग होता है। उसका भास्कराचार्य ने लिखा है कि सूर्य से शनि तक के ग्रहों का जो संयुक्त रोटेशन है, मतलब सबका कंप्लीट रोटेशन होगा,
उस पीरियड को युग कहते हैं, वो 43,20,000 साल का होगा। मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी में भी ये बात नहीं है कि भारत में शनि तक ही पता था। भारत में जैसे नेपच्यून तक का कक्षा का वर्णन है भागवत पुराण में, उसको 100 अरब 100 करोड़ योजन का उसको कहा गया, वृत्त कहा गया नेपच्यून कक्षा को। तो लेकिन जो पृथ्वी पर असर होता है, जैसे मॉडर्न इफेमेरिज है, दुनिया में 7 जगह से पब्लिश होता है, एक लंदन से पब्लिश होता है, एक ग्रीनविच से, अमेरिका, जापान, रूस, भारत, और टोटल 7 जगह से ही मेंटेन होता है। तो उसमें भी जैसे पृथ्वी का जो ऑर्बिट है, उसमें शनि तक का ही हम परटर्बेशन कैलकुलेट करते हैं। शनि के बाहर यूरेनस और नेपच्यून का इफेक्ट हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। तो मॉडर्न जो नॉटिकल या एस्ट्रोनॉमिकल इफेमेरिज है, उसमें भी हम शनि तक ही मानते हैं। तो यही भारत में भी सिस्टम था, जैसे फलित ज्योतिष में शनि तक का मानते हैं, या गणित ज्योतिष में युग की गणना करते हैं तो शनि तक का, तो 43,20,000 वर्ष का है। तो उसके बाद कहते हैं कि ब्रह्मा का दिन क्या है, कल्प क्या है। एक गीता में लिखा है कि 1000 युग का एक कल्प होता है। तो उसकी भी परिभाषा है सूर्य सिद्धांत में कि पृथ्वी का जो एवरेज गति है सूर्य के चारों ओर, उस गति से अगर गैलेक्सी का की परिक्रमा की जाए तो जितना समय लगेगा उसको ब्रह्मा का दिन कहते हैं। तो ये गैलेक्सी को ब्रह्मांड कहते हैं, वो ब्रह्मा का दिन हुआ, माने ब्रह्मांड के लिए दिन हुआ, ये कह सकते हैं। तो फिर उसका एक्सटेंशन ये किया कि ब्रह्मा का दिन और रात में, मतलब वो 4 अरब 32 करोड़ साल का हुआ ब्रह्मा का दिन, उतना ही समय का रात माने तो 8 अरब 64 करोड़ साल में लाइट जितनी दूर तक जाएगा वो तपहलोक है, जिसको आजकल विजिबल यूनिवर्स कहते हैं। तो ये बड़ा यूनिट हुआ। छोटे यूनिट ये है कि जैसे पृथ्वी का एक्सिस है, वो लट्टू की तरह कोनिकल शेप में घूम रहा है, जिसको प्रिसिशन ऑफ इक्विनॉक्सेस कहते हैं। उस पर वो बहुत बड़ी किताब थी समरफील्ड और क्लीन की। समरफील्ड एक क्वांटम मैकेनिक्स के थे साइंटिस्ट, तो 4 वॉल्यूम की मोशन ऑफ टॉप लिखा था किताब। वो 26,000 साल में वो रोटेशन होता है, उसको अयन चक्र कहते हैं। वो ज्योतिषीय मनवंतर कहा गया है। तो उसका कारण यह है कि जैसे गैलेक्सी में जितने तारा हैं, हमारे ब्रेन में उतने ही पार्टिकल हैं, दोनों के पार्टिकल नंबर समान है। तो वो भी बड़ा मन है, हमारा छोटा मन है। तो गैलेक्सी का जो एक्सियल रोटेशन होगा उसको हम मनवंतर कहते हैं। वो लगभग 30 करोड़ 68 लाख साल का है, लगभग कहते हैं। तो उसमें प्राय 71 युग आ जाते हैं, 43,20,000 वर्ष। तो छोटा मनवंतर ये कहते हैं कि पृथ्वी का एक्सिस कोनिकल शेप में जो 26,000 साल में घूम रहा है, ये ऐतिहासिक मनवंतर हुआ 26,000 साल का ब्रह्मांड पुराण में। इससे भी 71 युग अगर मानेंगे तो लगभग 360 साल का एक युग होगा। 360 से कुछ ज्यादा होता है, तो रफली हम 360 मानते हैं। तो उसमें कहा गया कि कलयुग का जब आरंभ हुआ था उसके 26,000 साल पहले स्वयंभू मनु हुए थे। स्वयंभू मनु से कलयुग आरंभ तक 2102 बीसी तक 26,000 साल पूरे हुए थे। ये ब्रह्मांड पुराण में है, और उसमें 71 युग थे। मत्स्य पुराण में लिखा है कि 43 युग स्वयंभू मनु से वैवस्वत मनु तक हुए थे। उसके बाद 28 युग कलयुग आरंभ तक हुए थे। तो कलयुग आरंभ तक वेद व्यास की परंपरा चल रही थी, मतलब ये 28वां व्यास है। उसके बाद कोई व्यास हुआ ही नहीं, तो अभी तक हम 28वां युग ही गिन रहे हैं। संकल्प में कहते हैं वैवस्वत मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणी, ये सब कहते हैं। तो एक्चुअली उसके बाद युग की गणना हम लोगों ने बंद कर दी उस तरह की, या व्यास परंपरा नहीं हुई, तो अभी तक 28वां युग ही संकल्प में चल रहा है। तो ये तो बड़े युग हुए। और उसके बाद कैलेंडर की बात करते हैं तो स्वयंभू मनु के समय में अभिजीत नक्षत्र, जिसको वेगा स्टार कहते हैं, अभिजीत का भी और जी, भिज को ग्रीक में वेगा वेगा हो गया, VEG है। तो वेगा स्टार उस समय पुल स्टार था, तो उसके रेफरेंस से कैलकुलेट करते थे। तो कार्तिकेय के समय में ये कहा है कि वेगा स्टार से पृथ्वी का नॉर्थ पोल का डायरेक्शन हट गया, तो उन्होंने अभिजीत के बदले धनिष्ठा नक्षत्र से वर्ष का आरंभ किया। तो वो जो पीरियड कह रहे हैं, धनिष्ठा नक्षत्र में उस समय वर्षा शुरू होती थी।
तो इसलिए संवत्सर को वर्ष कहा गया कि वो वर्षा का जो साइकिल है वही संवत्सर का साइकिल है। मिथिला में अभी तक वो वर्षा से ही सावन से ही पंचांग शुरू होता है, वो पुरानी परंपरा अभी तक चल रही है मिथिला में। तो ये रफली हुआ। तो हम लोगों के जितने पर्व त्योहार हैं या इस्लाम में भी वो चंद्रमा की तिथि के अनुसार होते हैं। तो तिथि गणना में समस्या ये आती है कि एक तिथि के बाद अगले दिन दूसरी तिथि नहीं आती है, हमेशा नहीं आती है। जैसे आज द्वितीया है, कल तृतीया हो सकती है, चतुर्थी भी हो सकती है या द्वितीया भी चल सकती है। इतना तिथि में इतना ज़्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन हम लोग सुविधा के लिए सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसी को हम पूरे अगले सूर्योदय तक की तिथि मानते हैं। जैसे मान लीजिए कि आज द्वितीया है, सूर्योदय के आधे घंटे बाद तक, आधे घंटे बाद तृतीया शुरू हो जाएगी, लेकिन व्यवहार में हम अगले दिन के सूर्योदय तक द्वितीया ही मानेंगे। तो हो सकता है जैसे आधे घंटे बाद तृतीया शुरू हुई और वो 23 घंटे की है, तो अगले दिन सूर्योदय के पहले ही वो तृतीया खत्म हो जाएगी, तो अगले दिन वो चतुर्थी मानी जाएगी। ये व्यवहारिक सुविधा के लिए, क्योंकि हर जगह की हम गणना नहीं कर सकते हैं। तो एक जैसे आजकल भी टाइम जोन किया है कि हर जगह का हम टाइम के लिए घड़ी सेट नहीं कर सकते हैं कि लंदन से नॉटिंघम गए तो अलग टाइम हो जाएगा, मैंने सिद्धांत रूप में अलग टाइम हो जाएगा, लेकिन पूरे इंग्लैंड का एक टाइम मानते हैं या पूरे भारत का एक टाइम मानते हैं। तो व्यवहार की सुविधा के लिए एक रफ स्केल बनाया गया कि यहाँ तक हम एक ही मान लेंगे। तो उसी तरह से तिथि को हम एक ही मान लेते हैं, एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक। लेकिन गणना गणना के लिए हम मध्य रात्रि से गणना करते हैं। जैसे उसका कारण ये है कि वो कहते हैं कि आर्यभट्ट सिस्टम नहीं था। हर किताब में मध्य रात्रि से ही गणना है। कारण ये है कि सूर्योदय व्यवहार के लिए ठीक है, सूर्योदय के समय हम उठते हैं, अपना डेली काम शुरू करते हैं, तो व्यवहार के लिए वो दिन ठीक है। लेकिन जैसे एक ही लॉन्गिट्यूड लाइन पर ग्रीनविच का जैसे मान लीजिए कि 0 डिग्री अभी मानते हैं, तो उस लाइन पर कैरो के आसपास इजिप्ट में सूर्योदय का टाइम अलग हो जाएगा, मतलब डे नाइट का इंटरवल अलग हो जाता है। लेकिन मिडनाइट दोनों पूरे लाइन पर एक ही होगा, ये सुविधा होती है। इसलिए हम मिडनाइट से गणना करते हैं। वो दोपहर से भी गणना कर सकते थे, लेकिन मिडनाइट से भारत में भी गणना होती है, विदेश में भी, आधुनिक युग में भी गणना होती है। तो ये हम लोग कहते हैं कि चंद्रमा मन सो जाता है, मतलब चंद्रमा का मन पर प्रभाव होता है। इसलिए हम चांद्र तिथि के अनुसार पूजा पाठ है जितना इस्लाम में भी करते हैं, हिंदू धर्म में भी करते हैं, बौद्ध लोग भी करते हैं, बौद्ध जैन भी, और शायद चीन जापान के लोग भी वैसे ही करते हैं। तो उसमें कठिनाई ये है कि वो दिन के क्रम से नहीं होती है, इसलिए दिन के क्रम के लिए एक अलग गणना जरूरी है। जैसे रोमन कैलेंडर है, उसमें सोलर मंथ और सोलर डे के हिसाब से गणना करते हैं। तो उसमें एक तो वो समस्या दूर हो गई कि मैंने जैसे पूर्णिमा या एकादशी किस तिथि पे आएगी हम पूछते हैं। ये नहीं पूछते हैं कि 15 जुलाई किस दिन आएगा, क्योंकि 15 जुलाई हमेशा 14 जुलाई के बाद ही आएगा, उसमें चेंज नहीं होता। वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक या मिडनाइट टू मिडनाइट हिसाब है। तो ये तो सॉल्व हो गया कि एक पैरेलल सिस्टम होता है। तो जिसमें हम चांद्र तिथि की गणना करते हैं जिस सिस्टम में, उसको हम संवत्सर कहते हैं या वर्ष कहते हैं। संवत्सर इसलिए कहते हैं कि उसी के अनुसार समाज चल रहा है। जैसे हम पूजा पाठ संवत्सरति, उसी गति से चल रहा है, शरण करता है या गति से चल रहा है, इसलिए संवत्सर है। और शक इसलिए है, शक का शक जाति से कोई संबंध नहीं है। तो लोगों ने समझा कि नहीं, शक का शक जाति से संबंध है, और इसी से खुश होकर के नेहरू ने वो राष्ट्रीय शक आरंभ कर दिया, कहा कि विक्रम संवत के बदले यही चलेगा। लेकिन पूरे विश्व इतिहास में ये पहली बार ऐसी मूर्खता हुई कि कोई राजा अपना शक चला ही नहीं पाया। अभी तक उस राष्ट्रीय शक चल नहीं पाया है, क्योंकि इन लोगों को कैलेंडर के बारे में कुछ पता नहीं था। सिर्फ वो विदेशी शक है कि शकों का कैलेंडर मान करके इन लोगों ने उसको भारत में लगा दिया। अगर भारत इनको पता होता है कि भारतीय है तो उसको नहीं लगाते। और मुख्य बात थी कि उनको कैलेंडर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। मेघनाथ साहा अच्छे वैज्ञानिक थे, लेकिन कैलेंडर का उनको क्या विषय कोई ज्ञान नहीं था।
उन्होंने वैसे कोट किया है न्यूज़ बायर को कि 2 तरह का कैलेंडर होता है, लेकिन वो सिर्फ कोट किया, उसको समझ नहीं पाया। न्यूज़ बायर ने कहा कि एक सिविल कैलेंडर होता है, एक मैथमेटिकल कैलेंडर होता है, सोलर कैलेंडर। तो सोलर कैलेंडर के अनुसार, सूर्य के अनुसार सीजन का साइकिल चलता है, तो उससे मैच कराने के लिए हम लोग बीच-बीच में अधिक मास जोड़ते थे, या इसी का अ, नकल नकल नहीं करना चाहिए, मैंने उसी को फॉलो करते थे, विक्रम संवत को ही। तो अरब में भी वही चलता था। तो अरब में जो कैलेंडर चल रहा था उसके बारे में अल-बरूनी ने लिखा है कि विक्रमादित्य का कैलेंडर वहाँ चल रहा था। तो विक्रमादित्य ने वहाँ काबा मंदिर का रिपेयर कराया था और वहाँ कुछ गहना, सोना का गहना, कपड़ा वगैरह दान दिया था काबा मंदिर के रिपेयर के बाद। ये अल-बरूनी का लिखना है, ये कहा है। तो वो चोरी हो गया। तो अरब के लोगों ने सोचा कि अबिसिनिया, उस समय कहते थे इथियोपिया की, वहाँ के जो व्यापारी हैं, उन लोगों ने चुरा करके बेच दिया है, या चोरों ने उनके पास बेच दिया है, जैसे ब्लैक में बेच दिया। तो उनको 12 लोगों को गिरफ्तार किया अरब के लोगों ने। तो अबिसिनिया वाले नाराज हुए कि हम लोगों को झूठे आरोप में फंसाया गया है, हम लोग तो व्यापार के लिए गए थे। तो अबिसिनिया ने अरब पर अटैक कर दिया। वो मिलिट्री स्ट्रेंथ उनकी ज़्यादा थी, तो उन लोगों ने काबा को घेर लिया और वो कब्जा कर लिया। तब तक विक्रमादित्य को पता चल गया था कि इस तरह का झगड़ा चल रहा है। तो उनकी विक्रमादित्य की सेना पहुँचने में भी टाइम लगा। तो संभवतः नेवी से उनकी सेना गई थी। तो वहाँ के विक्रमादित्य की हाथी सेना ने इथियोपिया पर की सेना पर पीछे से, वो काबा को तोड़ने के जा रहे थे, तब तक विक्रमादित्य की हाथी सेना ने उनको भगा दिया। तो उसको ईयर ऑफ एलिफेंट कहते थे, माने हाथी ईयर। तो उस दिन से विक्रम संवत नहीं, उस दिन से हाथी ईयर शुरू हुआ। तो हिजरी सन के आरंभ तक वो हाथी सन चल रहा था। ये अल बरूनी की किताब है, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ है, क्रोनोलॉजी ऑफ एंशिएंट नेशंस। तो उसने क्लियरली लिखा है कि किसी भी शक राजा ने अपना कैलेंडर शुरू नहीं किया था। तो फिर जब शक राजा से इसका कोई संबंध नहीं है, तो इसको शक क्यों कहते हैं? सवाल यहाँ पैदा होता है, कंफ्यूजन क्यों हो रहा है? तो पहले तो शक जाति क्या है? कालिदास ने जूलियस सीजर को भी शक राजा कहा है। तो दक्षिण पूर्वी यूरोप या मध्य एशिया की जितनी जातियां थी, उनको शक कहते थे। लेकिन ये शक द्वीप नहीं था। यूरोप लक्षद्वीप कहलाता था। एशिया जम्बू द्वीप कहते थे। शक जाति इसलिए कहते थे कि ये अलग अलग जातियां मिलकर के शक्तिशाली हो गई थी, इसलिए इनको शक कहते हैं। जैसे मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते थे या मतलब मैनुअली बनाते थे, तो एक एक लाइन खींचते थे, खड़ी लाइन। तो कुश का जो चिन्ह है वो संसार के हर भाषा में एक का चिन्ह होता है। वो कुश मतलब कमजोर होता है, कृश होता है, और बंडल उसका बन गया तो मजबूत हो जाता है। तो जैसे दिनों का समूह एक एक कुश हुआ और उसका बंडल बना तो मजबूत हो गया, तो उसको शक कहते हैं। इस अर्थ में उसको शक कहते हैं। तो मिस्र वगैरह में भी यही प्रचलित था। तो इन लोगों ने लिखा है, हिस्टोरियंस ने, कि मिस्र के पुरोहित लोग कुशों का बंडल मेंटेन करते थे, रोज एक एक कुश जुड़ते थे, और इससे 3000 साल, 5000 साल तक की वो गणना करते थे। तो सवाल ये है कि आप पुरोहितों की बात छोड़ दीजिए, किसी गवर्नमेंट ऑफिस में भी कुछ मेंटेन कर लीजिए। 3000 साल तक, आज तक संसार में कोई गवर्नमेंट सिस्टम नहीं चला है, या कोई सिस्टम, या अपने घर में भी आप लाइफ टाइम में, मैंने 1 साल तक ही मेंटेन करके देखिए किसी गवर्नमेंट ऑफिस में, 1 साल तक एक-एक कुछ जमा करके देखिए, वो नहीं हो जाएगा, वो गड़बड़ा जाएगा। कुछ लोग छुट्टी पर भाग जाएँगे, कुछ लोग कभी भूल जाएँगे या छुट्टी पर चले जाएँगे। तो दिनों की गणना कुछ से नहीं हो सकती है। दूसरी समस्या है कि अगर हमने मेंटेन कर लिया, तो 2 साल के बाद वो सभी कुछ सड़ करके खत्म हो जाएँगे, सड़ गल जाएँगे। खास करके जो वेट क्लाइमेट में। तो ये मैथमेटिकल कांसेप्ट था कि हम कुशों को जोड़ रहे हैं, एक-एक दिन को जोड़ रहे हैं। उसका फिजिकल, माने वास्तविक कुश से उसका कोई संबंध नहीं है। ये सिर्फ मैथमेटिकल कांसेप्ट है जो कि आजकल भी चलता है। और स्टैटिस्टिक्स में फ्रीक्वेंसी टेबल वैसे ही बनाते थे। एआई अकाउंटेंट लोग वैसे ही जोड़ते हैं नंबर को।
तो ये शक हुआ और इससे सीजनल साइकिल से मैच करने के लिए चंद्रमा के तिथि के अनुसार जो महीना होगा, माने उसका फेज साइकिल कहते हैं कि शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का लाइट बढ़ता जाएगा, कृष्ण पक्ष में घटता जाएगा। तो वो 1 महीने से थोड़ा कम होता है, 29.5 दिन का होता है। तो करीब 354 दिन का एक चांद वर्ष होगा, 12 चांद महीने का। तो वो 11 दिन कम पड़ता है, इसके एग्जैक्ट 11 दिन नहीं होगा, मतलब एवरेज कह रहा हूँ। तो 31 या 32 महीने के बाद एक अधिक मास जुड़ते हैं, एक्स्ट्रा मास, उसको अंग्रेजी में इंटर कैलोरी मंथ कहते हैं। तो अलबरूनी ने लिखा है कि वहाँ जो पंचांग मेंटेन करते थे उनको कलाम कहा जाता था। कलाम का मतलब आजकल गुरु कहते हैं, जैसे वो अरबी में कलम से हुआ है। बुद्ध के भी जो 2 गुरु थे उनको आराध कलाम, भैरुंड कलाम कहा गया बौद्ध साहित्य में। सिद्धार्थ बुद्ध के 2 गुरुओं को। आरा का जो गुरु था वो आराध कलाम हुआ, भैरुंड कलाम गोरखपुर में कहीं का किसी गांव का रहा होगा, तो वो भैरुंड कलाम था। उनके दो दो कलाम थे, वो कलम से वो कलाम हुआ है। वो जैसे रोमन स्क्रिप्ट में एबीसीडी है, तो अरबी में या हिब्रू, पुराने हिब्रू में अबजद होता था, जिससे एबीसीडी हो गया है। अबजद मतलब 1 2 3 4 यूनिट की गणना। फिर वो कलमन होता था, कलम क मतलब 10, ल मतलब 20, म मतलब 30। वो 10 यूनिट में जो काउंटिंग होता था, तो हायर यूनिट में काउंट करते थे, इसलिए कलाम का मतलब हमसे हायर आदमी हुआ। एबीसी मतलब 1 2 3 गिनते हैं, तो नोइंग एबीसी मतलब नॉर्मल आदमी हुआ, जिसको हम त्रयी कहते हैं। नॉर्मल से कम हो गया तो सिर्फ ए भी रह गया, अब ये तो क्या कर रहा है, मतलब ये डेरोगेटरी हो गया। नॉर्मल एबीसी हुआ, अब ये डेरोगेटरी हो गया। कलमन मतलब कलाम, हायर डिग्री। तो वहाँ जो कैलेंडर मेंटेन करते थे उनको कलाम कहते थे। उसका दूसरा अर्थ हो गया कि वो कैलकुलेशन करते थे। तो पैगंबर मोहम्मद साहब कलाम फैमिली के ही थे। वो वैसे अनपढ़ नहीं थे जैसे लोग प्रोजेक्ट करते हैं, मैंने मुस्लिम हिस्ट्री। तो कलाम फैमिली ही मेंटेन करता था कैलेंडर। ये सब अलबरूनी ने लिखा है कि कलाम लोग मेंटेन करते थे। और उनके मरने के बाद कोई अथॉरिटी नहीं रहा जो कि डिसाइड कर सके कब अधिक वर्ष, अधिक मास आएगा। तो 11 साल में 3 बार अधिक मास आया था अलबरूनी के अनुसार। उनके डेथ के बाद ये सिस्टम बंद हो गया, तो अभी ये सिस्टम नहीं है रिसेंट में। और उसके बाद जूलियस सीजर का कैलेंडर, विदेशी कैलेंडर में, जिसको जूलियन कैलेंडर कहते थे। तो 46 बीसी में वो जब मिस्र गया था जूलियस सीजर, तो वहाँ के पुरोहित लोगों ने उसको समझा। अब अब ये लोग पुरोहित कहते हैं, लेकिन वो संभवतः वो कैलेंडर बनाने वालों से उन्होंने कहा कि सूर्य के हिसाब से होना चाहिए, और इससे जो सूर्य का उत्तरायण जब शुरू होता है उस समय से साल शुरू होना चाहिए। उत्तरायण का मतलब सूर्य जब सबसे साउथ पोजीशन में रहेगा, वहां से उत्तरायण शुरू होता है, जिसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा कहते हैं। तो जूलियस सीजर या विक्रमादित्य के टाइम में सूर्य जब सबसे दक्षिण होता था, तो उस समय सूर्य मकर राशि में रहता था, इसलिए उसको मकर रेखा कहते हैं और कर्क रेखा कहते हैं। अंग्रेजी में भी वही नाम है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राशियों के नाम पर है। तो उसी राशि से सूर्य का नॉर्थ और साउथ पोजिशन मैच करता था, तो इसलिए इनका नाम वही पड़ गया। विक्रमादित्य के टाइम का ये पोजिशन था। तो उस समय पुराणों के जितने एडिशन है सब उसी टाइम टाइम के हैं। उन सब में यही लिखा हुआ है कि मकर राशि पर जब सूर्य होता है तब उसकी उत्तरायण गति आरंभ होती है। भीष्म पितामह भी उत्तरायण के लिए वेट कर रहे थे कि उत्तरायण शुरू होगा तो मैं देह त्याग करूंगा। तो मिस्र के पुरोहित लोगों ने भी यही कहा जूलियस सीजर को, उत्तरायण से आप वर्ष शुरू कीजिए। तो उसने ऑर्डर कर दिया कि 46 ईस्वी में कि इस दिन से 1 जनवरी शुरू होगा। लेकिन वहां भी विक्रम संवत ही चल रहा था। रोम में, अरब वगैरह में, मैंने इन जनरल जैसे आजकल पूरे संसार में जूलियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं, तो उस समय वहां भी विक्रम संवत ही चल रहा था। तो विक्रम संवत का जो पौष महीना था, विक्रम संवत 10 का, वो 7 दिन के बाद शुरू हो रहा था। तो लोगों ने जूलियस सीजर का ऑर्डर मानने के बजाय जो पहले से विक्रम संवत चल रहा था उसके महीने के अनुसार 7 दिन के बाद 1 जनवरी शुरू हुआ। तो जो ओरिजिनल 1 जनवरी होना था वो 25 दिसंबर हो गया।
तो इसलिए 25 दिसंबर को इन लोगों ने क्रिसमस नाम दे दिया। मैंने जितने जीसस क्राइस्ट के बारे में जितने भी उनकी बायोग्राफी रियल या फिक्टिशियस जो भी कहते हैं, आधे लोग तो कहते हैं कि फिक्टिशियस है, जो रियल कहते हैं वो भी कहते हैं कि वो क्रिसमस के दिन नहीं पैदा हुए थे। पहली बात कि उसका क्रिश्चियन कैलेंडर से या रोमन कैलेंडर से कोई संबंध नहीं है। कुछ दो अनुमान है, एक है कि 25 बीसी में हुए थे, दूसरा है कि 4 एडी में हुए थे, और जनवरी में तो बिल्कुल नहीं हुए थे, वो मार्च अप्रैल के महीने में हुए थे। तो किसी भी ओपिनियन के अनुसार माने जीसस क्राइस्ट का इससे कोई संबंध नहीं, क्रिसमस से कोई संबंध नहीं। क्रिसमस का यही संबंध है कि विक्रमादित्य के टाइम में मार्गशीर्ष महीने से ही उत्तरायण शुरू होता था, तो सबसे बड़ी रात इस समय होती थी नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो इसलिए इसको कृष्ण मास कहते थे। मासानांग मार्गशीर्षोहं ऋतूनांग पुष्पाकर गीता में कहा है। तो मार्गशीर्ष महीने में सबसे बड़ी रात होती थी, इसलिए इसको कृष्ण मास मतलब काला महीना कहते थे, और कृष्ण मास का उसे क्रिसमस हो गया। जीसस क्राइस्ट से यूनानिमस विचार है कि जीसस क्राइस्ट का इससे कोई संबंध नहीं है। कोई भी क्रिश्चियन टेक्स्ट इसको नहीं कहता। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर का हिस्ट्री है। तो उसके कैलकुलेशन में एरर थी जूलियन कैलेंडर में, तो इसलिए वो पोप ग्रेगरी ने उसमें कुछ करेक्शन किया, 10 दिन उसमें रिमूव कर दिया। वो 10 मिसिंग डे कहते हैं कि जैसे 4 अक्टूबर के बाद अचानक 14 अक्टूबर शुरू हो गया, मतलब 4 के बाद 5 होना चाहिए था, तो 14 अक्टूबर तक गायब कर दिया, 4 अक्टूबर को 15 अक्टूबर शुरू हो गया, बीच में वो मिसिंग 10 दिन मिसिंग कर दिया, 10 दिन का एरर था। विक्रम संवत में अभी तक एरर नहीं आया। तो ये तो रफली ग्रेगोरियन कैलेंडर और भारतीय कैलेंडर की चर्चा हुई। फिर शक पर दोबारा आते हैं कि उसको शक क्यों कहते हैं। शक जातियां बिखरी हुई जातियां थी। शक वर्ष इसलिए कहते हैं कि एक एक दिन दिन के काउंट करते हैं, उसको जोड़ते हैं। जैसे कहानी है कि लकड़ियों का गट्ठर बनाया गया तो ज्यादा मजबूत हो गया, टूट नहीं रहा था। उसी तरह से कुश का जो बंडल बनाते हैं वो ज्यादा मजबूत हो जाता है, इसलिए इसको शक कहते हैं। शक द्वीप ये नहीं था, ये जम्बू द्वीप था। शक जातियां जम्बू द्वीप में थी या लक्षद्वीप में थी, मतलब प्रेजेंट सेंट्रल एशिया और साउथ या ईस्ट यूरोप। जैसे हंगरी वगैरह, हंगरी हूण के नाम, हूणों का ओरिजिनल स्थान था हंगरी। या यूक्रेनी जाति थी, वो यूक्रेन अभी अलग देश है, रूस से लड़ाई चल रही है। ये सब शक जातियों में आते थे। वो पोलैंड, हंगरी, यूक्रेन, रोमन, विसिगोथ और कई जातियां थी, यूची, कुषाण, वो सब मिला जुला करके वो सब मिल करके पावरफुल हो गई थी, इसलिए उनको शक कहते थे। शक द्वीप भारत के दक्षिण पूर्व में था, जो जिसको अभी ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। वो लिखा है कि वहाँ शक जाति के शक वृक्ष बहुत थे। वहाँ यूक्लिप्टस जाति के 300 पेड़ हैं, 300 टाइप के यूक्लिप्टस है। वो सब शक पेड़ उसको कहते हैं जो पिलर की तरह हो। जैसे भारत में आम वगैरह इसको क्राउन शेप कहते हैं, मतलब पूरा छाता जैसा फैल जाता है। और कुछ जो फर्नीचर के लिए जो पेड़ होता है साल, वो बिल्कुल सीधा होता है, जैसे शीशम का पेड़ हुआ या साल हुआ। दक्षिण भारत में टीक हुआ। तो उत्तर भारत में जैसे सबसे प्रमुख पेड़ है साल, शक टाइप के, तो साल को शक वृक्ष कहते हैं, जैसे हिंदी में सखुआ हो गया। दक्षिण में शक वन में जैसे टीक हुआ, तो शक वन के कारण उसको सागवान कहते हैं, शक वन का अपभ्रंश है। तो हर देश में अलग अलग शक ट्री है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा है, मैंने यूक्लिप्टस 300 तरह के हैं, तो इसलिए उसको शकद्वीप कहते थे, ये पुराणों में लिखा हुआ है। तो भारत में भी जैसे शकद्वीपी ब्राह्मण, तो ये लोग शकद्वीप से नहीं आते, क्योंकि भारत के बाहर ये वर्ण व्यवस्था थी ही नहीं। तो गोरखपुर से जैसे शक वृक्ष जो सखुआ का नेचुरल एरिया है, वो हिमालय के फुट हिल्स में है, हिमालय के नजदीक जो प्लेन एरिया है वहीं पर होता है। लेकिन एक पिकुलियर जो जहाँ ज्यादा वर्षा होती है, गोरखपुर से लेकर के सारनाथ वगैरह में, सारनाथ में जैसे साल बनता से बुद्ध के टाइम में, पलामू या पश्चिमी झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा से दक्षिण तक चला गया है। अंतिम सीमा वहां थी जहाँ बलि को मारने के लिए राम ने 7 साल के पेड़ों को काटा था।
उसको आज भी बाली मेला ही कहते हैं। बाली मेला साल का साउदर्न मोस्ट एरिया है। जहाँ बाली मेला था उसका नाम अभी बाली मेला है, और साल का सबसे एंड पॉइंट वही है। तो ये जो भारत का लघु जो शक्द्वीप है, यहाँ के ब्राह्मणों को शक ब्राह्मण कहते थे, शकद्वीपी ब्राह्मण कहते हैं। ये लोग न तो शक्द्वीप गए थे, ना वहां से आए थे। मतलब ऐसा कोई कहीं पर चर्चा नहीं है कि उनके आने का। तो ये इतिहास हुआ उनका। तो भारत के मुख्य कैलेंडर क्या है? तो कैलेंडर की चर्चा एक तो स्वयंभू मनु के समय हुई थी कि अभिजित नक्षत्र से शुरू हुआ था। दूसरी कश्यप के टाइम में जो देवताओं और असुरों दोनों के गुरु कहे जाते हैं कश्यप, आजकल के यूएनओ कह सकते हैं, यूएनओ के हेड थे कश्यप संस्था। तो माना उनकी जो पत्नी कही जाती थी अदिति, जिनके पुत्र देवता लोग थे। तो आदित्य 12 थे, तो उनको भी जैसे बाइबल में कहा गया है, खास बाइबल में तो नहीं, तोरा में कहा गया, हिब्रू तोरा में, तो 12 ट्राइब्स ऑफ वहां के कहते थे। ये 12 आदित्यों को 12 ट्राइब कहते थे। भारत में 12 ट्राइब का वर्णन नहीं है, 12 आदित्य कहे गए हैं, लेकिन 12 ट्राइब का वर्णन सिर्फ तोरा में ही है। तो उस समय लिखा था कि पुनर्वसु नक्षत्र में जब सूर्य जाता था तब नया वर्ष शुरू होता था। पुनर्वसु का देवता अदिति कहा गया है। अदितिर जातम अदितिर जनितम, अदिति से वर्ष खत्म हुआ अदिति नक्षत्र में, फिर नया वर्ष शुरू हुआ। उसके कहने का ये मतलब है, मतलब पुनर्वसु नक्षत्र से। उस जमाने का एक ट्रेडिशन अभी तक चल रहा है। जब पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य जाता है तब जगन्नाथ की रथ यात्रा होती है। ये उड़ीसा में अभी तक चल रहा है। और भी कुछ ट्रेडिशन है, उसके बारे में मैं विस्तार में जाना चाहिए। तो ये 17,500 बीसी का है। उसके बाद लिखा है कि 10 युगों तक देवताओं और असुरों में युद्ध चला। देवताओं का दैत्यों की सुप्रीमेसी थी। 10 युग के बाद देवताओं का दैत्यों का खत्म हो गया। देवताओं के वैवस्वत मनु के टाइम से सुप्रीमेसी शुरू हुई। तो वैवस्वत मनु का टाइम 13,900 बीसी है। वो एग्जैक्ट 3600 साल का अंतर है। तो उसके बाद बीच में कार्तिकेय ने असुरों को पराजित किया था। राजा बलि के टाइम है, तो उनका टाइम लगभग 15,800 बीसी आता है। तो कार्तिकेय का लिखा है कि उन्होंने क्रॉन्च द्वीप पर पहले मिसाइल से आक्रमण किया था, जिससे क्रॉन्च पर्वत का एक हिस्सा टूट गया था। और बाद में फिजिकली क्रॉन्च द्वीप पर आक्रमण किया और बलि को पराजित किया था, राजा बलि को। बलि का स्थान लिखा हुआ है। क्रॉन्च द्वीप मतलब रफली नॉर्थ अमेरिका हुआ, और साउथ अमेरिका कोलंबिया वगैरह क्रॉन्च द्वीप, मतलब उसको पाताल लोग कहते थे। क्रॉन्च द्वीप नॉर्थ अमेरिका हुआ, साउथ अमेरिका पुष्कर द्वीप हुआ। इक्वेटर से जो पूर्व है, वो इक्वेटर से जो उत्तर है उसमें, उसको पाताल कहते थे, और दक्षिण को रसातल कहते थे। तो बलि का राज्य मेनली पाताल में था, लेकिन उसकी राजधानी कोलंबिया में थी। तो लिखा है कि भोगवती नदी किनारे भोगवती उसकी नगरी थी। तो दोनों नाम अभी भी है। वो स्पेनिश में बोगोटा रिवर और बोगोटा टाउन हो गया है। और वो लोग जैसे चंद्रमा की पूजा करते थे, तो सोम की विभावरी नगरी का जो पोजीशन दिया हुआ है, वो लगभग आज के सूरीनाम का पोजीशन है, जिसको डच गयाना कहते थे। तो वो सब टैली करता है। फिर वो मेक्सिको में जो मॉन्यूमेंट है, ब्रह्मा ने एक द्वार बनाया था, जिससे इंडिकेट हो कि पूर्व दिशा का यहाँ अंत हो रहा है। पूर्व दिशा मतलब लंका या उज्जैन से 180 डिग्री पूर्व में एक मॉन्यूमेंट बनाया था। उसको अभी पिरामिड ऑफ द फर्स्ट गॉड कहते हैं। फर्स्ट गॉड मतलब ब्रह्मा। ब्रह्मा के द्वार का वो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है। तो ये इसका भी रेफरेंस ओरिजिनल मेगास्थनीज के नाम पर जो किताबें लिखी गई है, उसमें ओरिजिनली ये लिखा था कि पिछले 15,000 वर्षों से भारत ने किसी देश पर आक्रमण नहीं किया है। तो कार्तिकेय के आक्रमण का ही वो रेफरेंस है कि लगभग 15,800 बीसी में कार्तिकेय ने क्रॉन्च द्वीप पर आक्रमण किया था। और उनका उनके समय और सिकंदर के समय में लगभग 15,500 साल का अंतर है, जिसको इन लोगों ने 15,000 साल लिखा है।
वो भी लिखा है कि भारतीय गणना के अनुसार भारतीय लोगों ने 15,000 वर्षों में किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, क्योंकि यहाँ अन्न का और खनिज का, मिनरल्स का में स्वावलंबी था भारत। तो भारत अभी भी दुनिया के मैंने 20% आबादी को खिला ही रहा है, कोई भूखे नहीं मर रहा है वहाँ, जबकि एरिया में बहुत छोटा है भारत। रूस भारत से 7 गुना बड़ा है, लेकिन आबादी में बांग्लादेश से कम है, और लेकिन भारत में सब लोग खा पी रहे हैं, कोई भूखे नहीं मर रहा है। तो भारत में एक चीज़ जो अच्छी है सर, वो कृषि जो पद्धति है, और मेरे ख्याल से जो फसलों की जो श्रृंखला है वो बाकी जगहों पे कम देखने को मिलती है, क्योंकि यूरोप वगैरह में मेरे ख्याल से 1 या 2 चक्र चलते हैं, हमारे यहाँ 3 चक्र तक निकाल लेते हैं किसान। तो शायद उसका भी कुछ कारण हो मिला जुला। नहीं, भारत और रूस और चीन में बाकी देशों से अंतर है। यहाँ का जो साम्राज्यवाद रहा, जैसे भारत में चक्रवर्ती राजाओं का या मानधाता वगैरह कहा गया है कि पूरे विश्व में उनका राज्य था, मैंने हर जगह सूर्योदय और सूर्यास्त, हमेशा एक जगह सूर्योदय होता था, दूसरी जगह सूर्यास्त होता था मानधाता के राज्य में। लेकिन इन लोगों का साम्राज्यवाद ये नहीं था कि दूसरे को हम गुलाम बनाए। साम्राज्य बढ़ा तो सबके लिए एक ही कानून था। सोवियत रूस ने भी गुलाम व्यापार नहीं किया, जैसे कजाकिस्तान, आर्मेनिया, यूक्रेन, लटेविया वगैरह सोवियत रूस में थे, तो उन लोगों के लिए भी वही कानून था जो कि रूसी लोगों के लिए था। उन लोगों ने किसी से भेदभाव नहीं किया। या चीन में भी, जैसे चीन का साम्राज्यवाद 1945 के बाद उनका लगभग 3 गुना आकार हो गया, लेकिन मंचूरिया या मंगोलिया का जो पार्ट उन्होंने कब्जा किया, उनके लिए भी वही कानून है। तो चीन का कितना भी एक्सपेंशनिज्म हो या रूस का, इन लोगों ने अपने एरिया में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। लेकिन यूरोप के लोग, ब्रिटेन, डच या ये लोग जहां भी गए, या स्पेनिश, पुर्तगाल, या तो पूरी आबादी को खत्म कर दिया, नहीं तो उनको गुलाम बना दिया। तो देवताओं और असुरों में अंतर तो अभी तक चल रहा है। मैंने पिछले 20-25 हजार साल में हिस्ट्री में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ट्रेंड वही चल रहा है। तो ये कार्तिकेय का कैलेंडर, उसके बाद वैवस्वत मनु के समय में चैत्र मास से शुरू हुआ। कार्तिकेय के टाइम में धनिष्ठा नक्षत्र से, मतलब माघ महीने से वर्ष शुरू होता था, जो कि वेदांग ज्योतिष में लिखा हुआ है। वैवस्वत मनु के टाइम से चैत्र महीने से शुरू हुआ, जो कि अभी तक सिस्टम चल रहा है। तो महीने का नाम पहले से चलता था। तो स्वयंभू मनु के टाइम से नियम था कि पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा जिस महीने में, जिस नक्षत्र में रहेगा, उसी नक्षत्र के नाम पर महीने का नाम होगा। जैसे चैत्र मास की पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र में रहेगा, विशाखा अगले महीने की पूर्णिमा को चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में रहेगा, वैशाख हो जाएगा। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र में आएगा अगले, उसके बाद की। तो सभी नक्षत्रों के नाम पर मासों के नाम, ये स्वयंभू मनु के टाइम से चल रहा है। तो कार्तिकेय के टाइम में माघ मास से शुरू होता था, और उसका एक असर अभी तक बचा हुआ है कार्तिकेय का। एक न्यूजीलैंड के साहित्यकार है, माओरी जाति की, यूमा बोकासा। तो मैंने कार्तिकेय पर लिखा था कि कार्तिकेय का जो इफेक्ट है, तो क्रॉस द्वीप पर मिसाइल तो छोड़ दिया, उसके लिए जाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो फिजिकली आक्रमण किया, उसके लिए नेवी की जरूरत पड़ी होगी। तो नेवी को संभवतः मयूर कहते थे, क्योंकि वो जल और स्थल दोनों पर चल सकते थे वो सेना, इसलिए कार्तिकेय की सेना को मयूर कहते थे, जो उसको कार्तिकेय का वाहन कहा गया है। मयूर पर चढ़ के कोई आदमी उड़ नहीं सकता है, वो उसका ये अर्थ मैंने लगाया। तो कब्जा करने के लिए वर्तमान प्रशांत महासागर पर कब्जा किया होगा, पहले अमेरिका पर आक्रमण करना तो खेल नहीं है। मैंने मॉडर्न एरा में अमेरिका ही दूसरों पर आक्रमण करता रहा या हथियार होता रहा, मेन अमेरिका में कभी लड़ाई नहीं हुई है, उसको हमेशा फायदा ही होता है बिजनेस, इंडस्ट्री और बिजनेस में। तो लड़ाई हमेशा यूरोप में होती है, नहीं तो एशिया में होती है, हथियार वहां पर अमेरिका में बनते हैं। तो उस समय भी यही स्थिति थी, कार्तिकेय ने काफी प्लानिंग की होगी। तो पैसिफिक एरिया में उनके मयूरी सेना के आदमी जो बस गए, उनको, उनके वंशजों को माओरी कहते हैं। आज तक उनकी भाषा एक ही है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और हवाई आइलैंड,
तीनों जगह माओरी लोगों की आज तक एक ही भाषा है। तो विलियम कुक ने न्यूजीलैंड के रानी से संधि की थी, माओरी रानी से, और इंग्लैंड की उस समय शायद रानी थी इंग्लैंड में, दोनों के बीच संधि हुई थी। तो एक हवाई द्वीप का आदमी आया था, इंटरप्रेटर, जो कि माओरी भाषा जानता था, उसने दस्तखत किया था। तो युमा बोकासा उस जो विटनेस था उसकी परपोती है। तो उन्होंने मेरा आर्टिकल कहीं इंटरनेट पर पढ़ा, हमको लिखा कि आपने बिल्कुल सही लिखा है कि हम लोग भारत से आए थे, और कहा कि मेरे दादा यही कहते थे जो कि आपने लिखा है। परदादा को तो उसने नहीं देखा, उसने बचपन में दादा को देखा था, उनसे सुनी थी कहानी कि माओरी लोग कैसे आए। ये उसका वेरिफिकेशन है। बाद में युवा को कैसे तो वेरीफाई किया कि मेरी, और एक अमेरिकन ऑथर ने मेरे आर्टिकल को कोट किया था कि इट इज टू फार फेस्ड, मतलब भारतीय पुराण को तो सही नहीं मानते हैं ना, लेकिन कहते हैं कि मैंने इसके अलावा और कोई एक्सप्रेशन नहीं है माओरी सभ्यता का। तो ये कार्तिकेय कैलेंडर वैवस्वत मनु का कैलेंडर शुरू हुआ। उसके बाद वैवस्वत मनु कैलेंडर में जैसे लिखा है कि वैवस्वत यम उसके बाद हुआ, तो लगभग 11,000 बीसी तक वो चला, करीब 3,000 साल तक। उसके बाद जल प्रलय आया, ग्लेशियल फ्लड्स आया। तो फ्लड्स में क्या होता है कि जैसे पोलर आइस है वो इक्वेटर के पास चला आएगा, तो इक्वेटर पर लोड बढ़ जाता है, तो पृथ्वी के घूमने का रेट स्लो हो जाएगा। मतलब मैं फिजिक्स की भाषा में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाता है, तो उसका स्लो हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम के प्रिजर्वेशन के लिए। सीधी सादी भाषा में कहिए कि इक्वेटर एरिया में लोड बढ़ गया पृथ्वी का, तो इसलिए घूमना स्लो हो गया। तो एरर आ रहा था, तो मयासुर ने उसको संशोधन किया, तो लगभग 9,200 बीसी में संशोधन किया सूर्य सिद्धांत का। तो अब उस प्रेजेंट सूर्य सिद्धांत में जो डाटा दिया हुआ है कि पृथ्वी का एक्सिस कितना झुका हुआ है, या अगस्त तारा का पोजीशन कितना साउथ है, या पृथ्वी के जो ऑर्बिट है उसकी इसेंट्रिसिटी क्या है, ये 3-4 जितने फिगर है, या पृथ्वी का एक्सियल रोटेशन का पीरियड, डे लेंथ कितना होगा, ये सभी 4 फिगर वो 9,200 बीसी के दिए हुए हैं। ये प्रमाण है, मैंने सभी तो गलत नहीं हो सकते हैं। तो 9,200 बीसी में एरर आ रहा था क्योंकि एक्सियल रोटेशन स्लो हो गया था पृथ्वी का। तो वैवस्वत मनु के टाइम के जो गणना हो रही थी उसमें एरर आता, तो उसने संशोधन किया। तो ये लिखा है कि रोमक पत्तन में संशोधन किया, जो कि उज्जैन से 90 डिग्री पश्चिम था। ये सूर्य सिद्धांत वगैरह में टाइप मैंने जगह दिया हुआ है किस जगह पर हुआ। तो आज की भाषा में कह सकते हैं मैं असुर मेक्सिको का था, कॉन्फ्रेंस हुआ मोरक्को के पश्चिमी छोर पर रोमक पत्तन में। रोमक पत्तन मतलब पोर्ट हुआ, तो और इम्प्लीमेंट हुआ भारत में। तो आज की भाषा में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था जो कि मोरक्को के पश्चिमी भाग में हुआ था। रोमक पत्तन इसलिए कहते थे कि वहीं के लोग, उन्होंने रोमन एम्पायर शुरू किया था, रोमन सिविलाइजेशन। रोम का जो पुराना हिस्ट्री है वहीं के लोगों ने शुरू किया था। बाद में हनीबाल वगैरह से लड़ाई हुई थी मोरक्को के राजा से, लेकिन ओरिजिनल जो रोमन एम्पायर है उनका नाम इसलिए पड़ा कि वो रोमक पत्तन से आए थे, मोरक्को से आए थे। तो भारत में सूर्य सिद्धांत में उसको रोमक पत्तन कहा गया। और पूरे विश्व में एक ही सिस्टम है, जैसे राशियों का नाम वही है, सिर्फ भाषाओं का मतलब शब्दों का सिर्फ ट्रांसलेशन हुआ है। राशि और नक्षत्रों का नाम पूरे संसार में आज तक वही है। तो ये मेन अभी जो सिस्टम चल रहा है वही 9,200 बीसी का। उसके बाद इक्ष्वाकु का कहा गया है कि 8,576 बीसी में जब नए साल का आरंभ हुआ तब इक्ष्वाकु ने शासन शुरू किया था। ये तंजौर मंदिर के इंस्क्रिप्शन में लिखा था, जिसको एनी बेसेंट ने कोट किया है अपने किताब में। तो उसके बाद परशुराम का कैलेंडर कहा जाता है लगभग 3,000 साल के बाद, तो 6,176 बीसी में शुरू हुआ परशुराम का कैलेंडर, जो कि केरल में अभी तक चल रहा है। तो उसके बारे में भी लिखा है ग्रीक हिस्टोरियंस ने कि भारतीय किताबों को कोट किया है कि उसके 600 साल पहले 6,777 बीसी में बाकस ने भारत पर आक्रमण किया था। तो बाकस वो
जौ की शराब पीता था, उसको बाकस मद कहते थे, जिसको अभी विस्की कहते हैं, बाकस मद को। ये वाग्भट की किताब में रेफरेंस है कि बाकस के टाइम में जौ की शराब बनाना शुरू हुआ था भारत के मैंने प्रेजेंट अफगानिस्तान में, तो उसको बाकस मदिरा कहते थे, जो कि भी विस्की है। तो लिखा है कि बाकस के अटैक में और परशुराम के टाइम में 15 जनरेशन का अंतर है। तो गणना के अनुसार 600 साल आता है 15 जनरेशन का फर्क। परशुराम का 6177 बीसी। उसके बाद राम के टाइम में कोई कैलेंडर नहीं शुरू हुआ। कैलेंडर शुरू होने का कारण ये लगता है कि जैसे 3-3 हजार साल के बाद चेंज हुआ है। इक्ष्वाकु से 3 हजार साल के बाद परशुराम, परशुराम से 3 हजार साल के बाद युधिष्ठिर, उसके 3 हजार साल के बाद विक्रमादित्य। इन लोगों ने कैलेंडर शुरू किया, मेजर, जिसको संवत कहते हैं। कारण है कि 3 हजार साल में वो सीजन चक्र मतलब 1.5 महीना पीछे खिसक जाता है। तो जैसे विक्रमादित्य के टाइम में शुक्ल पक्ष के बदले कृष्ण पक्ष से शुरू हो गया कैलेंडर। तो उसके बाद युधिष्ठिर के टाइम में 3-4 कैलेंडर है, इसलिए कंफ्यूजन होता है। पहला कैलेंडर ये है कि युधिष्ठिर राजा कब बना। तो उसका एग्जैक्ट लिखा है कि महाभारत के बाद राजा बने, 36 साल कुछ महीने राज्य किया। उसके बाद 3102 बीसी में 17 जनवरी को जब उज्जैन में मध्य रात्रि थी, तो कलयुग का आरंभ हुआ। मतलब ये गणना के लिए कर रहे हैं। तो उसके 36 साल पहले जब उत्तरायण शुरू हुआ था, तब भीष्म पितामह ने देह त्याग किया। उत्तरायण के 5 दिन पहले युधिष्ठिर राजा बना था, राज्याभिषेक हुआ था। तो 17 दिसंबर 3139 बीसी को युधिष्ठिर शक शुरू हुआ। तो जितने पुराने लेख हैं उसमें सब में युधिष्ठिर शक लिखा जाता है। जितने ज्योतिषी लोग कहते हैं, मैंने वराह मिहिर को कोट करते हैं कि वो लिखते हैं कि युधिष्ठिर शक 2526 में वराह मिहिर वाला जो कैलेंडर है वो शुरू हुआ था। वराह मिहिर ने जिसके बेसिस पर गणना की थी, बृहद संहिता में है कि वराह मिहिर के टाइम में जो शक चल रहा था 612 बीसी वाला, तो उसमें 2526 जोड़ने पर युधिष्ठिर शक आता है। तो ये 17 दिसंबर 3139 बीसी को शुरू हुआ। उसके बाद जब भगवान कृष्ण का देहांत हुआ 3102 बीसी में, तब कलयुग का आरंभ हुआ भारत में। और अगर बृहस्पति वर्ष का चक्र देखा जाए, तो दक्षिण भारत वाला, तो उसके 12 वर्ष पहले शुरू हो चुका था। तो भारत में तो भगवान कृष्ण के जन्म देहांत के बाद, परलोक गमन के बाद कलयुग का आरंभ किया गया। लेकिन मेक्सिको में जहाँ के मयासुर ने चेयरमैनशिप किया था कैलेंडर रिफॉर्म का, तो उनके यहाँ भगवान कृष्ण का ध्यान नहीं हुआ था, तो उन लोगों ने 12 साल पहले अपना कैलेंडर शुरू कर दिया। तो गुरु वर्ष का जो 2 चक्र है वो लगभग 51 साल का होता है। तो उन लोगों ने 51 साल का कैलेंडर शुरू बनाया था, जो कि 2012 ईस्वी में खत्म हुआ। तो उसका लोग कहते हैं कि नहीं, वो कहते थे कि नहीं 2012 ईस्वी में प्रलय आएगा। प्रलय वगैरह नहीं आएगा, वो सिर्फ कैलेंडर पूरा हो गया। और जैसे क्लास का रूटीन है या कैलेंडर हर साल बनाते हैं, लीगल कैलेंडर या ऑफिशियल कैलेंडर, इसका ये मतलब नहीं है कि 2025 के कैलेंडर के बाद वो प्रलय आ जाएगा, नया कैलेंडर शुरू हो जाएगा। तो अगर मायन सभ्यता जीवित रहती तो लोग 2012 में नया कैलेंडर बनाता है, ये तो खत्म हो गया। तो ये उसका इतिहास है। तो उस बीच में और कई, जैसे आर्यभट्ट ने 360 बीसी में अपनी किताब लिखी थी आर्यभट्टीय। उन्होंने लिखा है कि जब कलयुग में 60 वर्षों के 6 चक्र हो गए, तब वो 23 साल के थे। अब उसी रेफरेंस से उन्होंने सभी कैलकुलेशन किया है कि कलयुग का आरंभ कब से हुआ। 2102 बीसी से उनका सभी कैलेंडर। अगर वो अंग्रेजों ने क्या किया कि वो 360 को 3600 कर दिया, तो उसके 3600 कली वर्ष के हिसाब से 499 एडी उनका टाइम है। अगर 499 ईस्वी में हुए होते तो विक्रम संवत या शालिवाहन शक में गणना करते हैं, फिर कली संवत में गणना करने की क्या जरूरत थी। मतलब जैसे अभी हम विक्रम संवत मान रहे हैं या ग्रेगोरियन कैलेंडर मान रहे हैं, पुराने कैलेंडर तो हमने छोड़ दिया। तो
वो उसका दूसरा उद्देश्य था कि जैसे डेविड पेंगरी ने एक बार कॉन्फ्रेंस में कहा कि नहीं, वो आर्यभट्ट ने हिप्पार्कस का साइन टेबल कॉपी किया था। पहली बात है कि हिप्पार्कस ने कोई साइन टेबल बनाया ही नहीं था कभी भी। मैंने कहा कि हिप्पार्कस का साइन टेबल कहाँ, तो बोला कि नहीं है। हमने कहा कम से कम अब तो आप उसके नाम पर बना दीजिए। तो बोला कि नहीं, हमको ग्रीक नहीं आती है। हमने कहा कि आप यूरोप के हैं, आपको ग्रीक नहीं आती है। आर्यभट्ट भारत का था, वो तो कभी ग्रीस में पढ़ने नहीं गया था, उसने ग्रीक सीखा कैसे? अगर ग्रीक सीख भी लेता, हमें कहा कि अभी भी हम आपको साइन टेबल दे देते हैं, आप उसका कॉपी करके दिखा दीजिए अंग्रेजी भाषा में। साइन टेबल में व्यवहार करना आसान है, बनाया कैसे जाएगा ये समझना कठिन है। एक ही क्लास के +2 के मैंने इंटरमीडिएट के जो छात्र हैं, जो बायोलॉजी पढ़ रहा है, उसको मैथ की किताब दीजिए, वो नकल नहीं करता है। बिना पढ़े आर्यभट्ट ने नकल कर, हमने कहा कि डेविड पिंग आप ही नकल करके दिखा दीजिए, हम अंग्रेजी में ही आपको साइन टेबल दे रहे हैं, इसमें नकल करके दिखा दीजिए। तो कि नहीं हो सकता है। तो मोतीलाल बनारसी दास वाले उसके भक्त में बड़े नाराज हुए। नहीं नहीं, वो रिनाउंड स्कॉलर है। रिचर्ड टॉमसन ने उसके बारे में लिखा है कि वो 4 झूठे लेख लिखता है, उसके बाद 5वें लेख में अपने ही 4 लेखों को कोट करके लिखता है कि ये कंफर्म हो चुका है। ये डेविड पेंगरी मेथड है। पहले के मैक्स मुलर वगैरह में का मेथड था, तो 3-4 लेखक को कैम्ब्रिज में बैठ करके और ऑक्सफोर्ड में एक वुडन चेयर बना था कि भारतीय सभ्यता को कैसे नष्ट किया जाए। तो 3-4 लेखक आपस में कहते थे, एक कहता था कि इट इज प्रोबेबल, इट इज लाइकली, या इट इज बिलीव्ड। वो 3-4 तरह की भाषा में लिखते थे जिसका कोई बेसिस नहीं हो, और वही 3 लोग आपस में एक दूसरे को कूट करते रहते थे। तो उसको लिखा है पर्यंती मूढ़ा कठोपनिषद में। तो अपने सर्किल में वो परिक्रमा करते रहते हैं, ए को बी कोट करेगा, बी को सी कोट करेगा, सी को फिर ए कोट कर देगा। और इन तीनों का एक्चुअल किसी टेक्स्ट से या किसी एविडेंस से कोई संबंध नहीं है। डेविड पेगरे वो 3 चारों का काम अकेले कर देता था। अब अकेले ही 4 झूठा लेख लिखेगा, 5वें में कहेगा कि इन 4 लेख से कंफर्म है कि यही हुआ था। ये रिचर्ड टॉमसन ने एनालिसिस किया। फ्लोरिडा के मैथमेटिशियन थे, वैदिक कॉस्मोलॉजी पर उन्होंने किताब लिखी थी। तो एक चैप्टर डेविड पेंगरी और के मेथड पर लिखा है। तो ये मेथड है। तो उसके आर्यभट्ट का जो कैलेंडर था, वो कली संवत से गणना किया उन्होंने, या गुरु वर्ष के चक्र की गणना करते थे। उस समय उतना ही चल रहा था। उसके कुछ समय बाद 1954 बीसी में शिशुनाग का डेथ हुआ, जो कि बनारस का राजा था। उस समय सबसे पावरफुल राजा था बनारस का। शिशुनाग के डेथ के बाद एक नया कैलेंडर शुरू हुआ, जो कि बर्मा में उस समय चल रहा था। बर्मा में सिद्धार्थ बुद्ध के जन्म का तिथियां उसी में दी गई है, एतियाना कैलेंडर। शिशुनाग तक वो नाग वंश का था, तो उसको कौजाद कैलेंडर कहा गया। कौजाद मतलब नाग हुआ। तो नाग शक चल रहा था शिशुनाग तक। शिशुनाग के मरने के बाद एक नया शक शुरू हुआ। उस बर्मा के इतिहास में, प्राचीन इतिहास में बुद्ध की जीवनी लिखी हुई है। उसको फागदर बिगंडित ने उसको कोट किया है, पुराने बर्मी इतिहास को। उसके बाद लिखा है कि महापद्मनंद, परीक्षित के जन्म के 1500 साल बाद महापद्मनंद का अभिषेक हुआ। तो सभी पुराणों ने महापद्मनंद का अभिषेक का वर्णन किया है। वो एक टाइम रेफरेंस था। 1634 बीसी में महापद्मनंद राजा हुआ। तो जैसे खारवेल इंस्क्रिप्शन में उसी संबंध को कोट किया। उसके बाद एक शूद्रक शक था, 756 बीसी में शुरू हुआ। उस समय असीरिया की रानी सेमीरामी ने आक्रमण किया था। तो उसके मुकाबले के लिए जो विष्णु अवतार बुद्ध थे मगध में, अजिन ब्राह्मण के बेटे, उन्होंने 4 राजाओं का संघ बनाया था, और उसका अध्यक्ष मालव का राजा शूद्रक था, इंद्राणी गुप्त था। उनको सम्मान के लिए शूद्रक कहा गया था, क्योंकि 4 राजाओं के अध्यक्ष थे। तो परमार, प्रतिहार, चौहान और चालुक्य, ये लोग अग्रणी थे देश के लिए, रक्षा के लिए। उनको अग्निवंशी कहा गया। तो उन लोगों की वंशावली 756 बीसी से शुरू होती थी। तो कर्नल टॉड ने क्या किया कि सभी वंशावली इकट्ठा करके जितना मिल सका उसको जला दिया,
और 756 बीसी के बदले उसको 725 बीसी कर दिया, जिससे वो शूद्रक शक का के साथ उसका लिंक पता नहीं चले। तो मालव ग्रहण 300 साल तक चला था। उसके बाद जब वो कमजोर पड़ गया तो श्रीहर्ष जो राजा था, उसने मालव ग्रहण को खत्म करके अपना राजतंत्र शुरू किया। तो इसका भी सभी ग्रीक लेखकों ने वर्णन किया है कि भारत में 300 साल तक गणतंत्र पीरियड था। मालव ग्रहण का ही रेफरेंस दिया है। तो जितने विलियम जोन्स के बाद जितनी हिस्ट्री लिखी गई, मालव ग्रहण को गैप कर दिया, जबकि सभी ग्रीक लेखकों ने उसका वर्णन किया। और भारत में सबसे ज्यादा इतिहास मालव ग्रहण का ही है। तो श्रीहर्ष तक था, और श्रीहर्ष तक 456 बीसी में शुरू हुआ। उसके बीच में 612 बीसी में एक और शक शुरू हुआ था, जिसको चाप शक कहा है। ब्रह्मगुप्त वराह में लिखा है कि मैं उसी के अनुसार गणना कर रहा हूँ, जो 612 बीसी का। लेकिन उसका वर्णन ब्रह्मगुप्त ने किया है कि चाप वंश के तिलक का यह शक था। चाप वंश मतलब चपहानी कहते थे चौहान लोग, चाहमान कहते थे, चाहमान से चौहान हुआ। उसी चाप वंश में एक चाहमान राजा हुआ था दिल्ली का, दिल्ली या अजमेर का रहा होगा। तो उसने असीरिया की राजधानी को ध्वस्त कर दिया। वो लोग बीच बीच में छुटपुट आक्रमण करते थे, तो इसने कहा कि एक बार इन लोगों को ठीक करना जरूरी है। तो वहां जाकर के निनेवे को खत्म कर दिया। और बाइबल में उसका 18 जगह पर उल्लेख है कि निनेवे को पूर्व के एक मध्य देश के राजा ने इसको ध्वस्त किया था। तो मैं यहूदी इंसाइक्लोपीडिया पढ़ रहा था निनेवे के बारे में। तो उसमें लिखा है कि नहीं, एक मेडेस तो ईरान में था, ईरान के उत्तर था। ये इंडस के पूर्व वाला मेडेस था। मेडेस मतलब जैसे नेपाल के लोग गोरखपुर तराई वालों को मधेसिया बोलते हैं, तो ये मध्य देश कहलाता था। मतलब हिमालय और विंध्याचल के बीच में जो भाग है उसको मध्य देश बोलते हैं। तो उसी के लिखा है कि मेडेस के राजा ने निनेवे को खत्म किया था। उस वर्ष ये 612 बीसी में होता, तो उस उपलक्ष्य में एक कैलेंडर शुरू हुआ था। उसी में वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और कालिदास की सभी गणना है, कालिदास की ज्योतिष किताब में। उसके बाद में विक्रमादित्य का शक संवत इसलिए शुरू हुआ, तो विक्रम संवत के 15 वर्ष पहले ब्रह्मगुप्त की किताब लिखी गई थी, जो ब्रह्मगुप्त का अपना रेफरेंस है। तो इन लोगों ने मान लिया कि नहीं, वो सब शालिवाहन शक ही एकमात्र शक था, और उसका टाइम 628 एडी कर दिया है। तो उसमें कठिनाई होती है कि इसी के बेसिस पर हिजरी सन की गणना होती थी। तो हिजरी सन की गणना उसके किताब लिखने के 6 साल पहले से शुरू होगी, बड़े आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार। और इसी कारण से उस किताब का अनुवाद हुआ था अरबी में, खलीफा मंसूर के टाइम में ब्रह्मगुप्त की किताब का अनुवाद। तो उससे कहते हैं कि भारत से अरब में मैथमेटिक्स गया। तो उसका ब्रह्मस्फुट का अनुवाद किया अल जबर उल मुकाबला सिद्धांत का। तो उसका फर्स्ट पार्ट मैथमेटिक्स था, तो उससे अलजबरा नाम पड़ा। अलजबर मतलब दी स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं या दी ग्रेट कह सकते हैं। वो ब्रह्मस्फुट का या ब्रह्म का ट्रांसलेशन कर दिया, अलजबर मतलब दी ग्रेट। तो उस समय अलजबरा सबसे टॉप का मैथमेटिक्स मानते थे, तो अलजबरा रह गया बीजगणित का नाम। तो ये उसके बाद कई राजाओं ने अपने छोटे मोटे शक, जैसे गुप्त काल के भंग होने पर, गुप्त काल का जो लास्ट ब्रांच था वो गुजरात को वल्लभी में शासन कर रहा था। 380 ईस्वी में वल्लभी खत्म कर दिया, वहां विद्रोह हुआ, तो उसको वल्लभी भंग संवत कहते थे। तो उसको इन लोगों ने कहा कि नहीं, वो गुप्त संवत था, गुप्त शासन उसके बाद शुरू हुआ। तो गुप्त काल तो बहुत विक्रमादित्य के पहले खत्म हो चुका था। बाद में उसका एक ब्रांच गुजरात में था, वो भी जब खत्म हो गया तब वल्लभी भंग शुरू हुआ था। कलचुरी या चेदी शक था, वो क्यों शुरू हुआ इसका मुझे कोई रेफरेंस नहीं मिला। 248 ईस्वी में फिर शिवाजी शक एक कहते हैं, नेपाल के राजा ने एक शक शुरू हुआ था, नेवार शक था। तो हिस्ट्री ऑफ कैलेंडर जो उसमें इन सभी शकों की सूची दी हुई है। मूलतः यह सूची शंकर बालकृष्ण दीक्षित ने 1896 में तैयार की थी भारतीय ज्योतिष के इतिहास में। तो कैलेंडर रिफॉर्म्स कमेटी ने उसी को कोट किया है। 19 प्रकार के शक थे भारत में। तो सभी शकों को
लिखने के बाद अंत में पूरा अपना रिसर्च कैंसिल कर देते हैं, कहते हैं कि शालिवाहन शक ही एकमात्र शक था और वो विदेशी शक राजा का था। तो विदेशी शालिवाहन के बदले विदेशी राजा खोजने के चक्कर में इन लोगों को कनिष्क का एक नाम मिल गया। तो कनिष्क कश्मीर के गोनंद वंश का ब्राह्मण राजा था। वो शालिवाहन शक से 1300 साल पहले हुआ था। तो इतिहासकारों के अनुसार अपने मरने के 1300 साल के बाद उसने कैलेंडर शुरू कर दिया, जबकि नेहरू अपने जीवन काल में अपना शक शुरू नहीं कर पाए थे, राष्ट्रीय शक संबंध। तो पहले तो वो राष्ट्रीय नहीं है, दूसरे उसको शक कह सकते हैं, लेकिन उसमें गणना नहीं हो रही है। शक वाली गणना तो उसमें हो नहीं रही है। वो सिर्फ ग्रेगोरियन कैलेंडर की तिथि को उसमें ट्रांसलेट कर दिया गया कि इस तिथि को ये नाम देंगे। तो गणना के लिए शक भी नहीं है और संबद्ध बिल्कुल नहीं है, इसको कोई पालन नहीं करता। न राष्ट्रीय है, न शक है, न संबद्ध है। तो ये चल नहीं पाया। तो ये तो कैलेंडर खत्म करने से भारत का इतिहास खत्म हो जाता है और इसीलिए मालवगण की पूरी चर्चा खत्म हो गई। जैसे जिस समय मुस्लिम आक्रमण हुआ तो सभी मालवगढ़ वाले ही राजा शासन कर, जितने अग्निवंशी राजा थे, चौहान, चालुक्य, परमार, यही लोग शासन कर रहे थे। विक्रमादित्य के बाद से कंटिन्यूअस शासन यही लोग कर रहा है। वो पूरा इतिहास ही खत्म हो गया। सर बहुत बढ़िया। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये लोगों ने इतिहास तो पूरा ये लोग ऐसे खा गए जैसे गोलगप्पा हो, बीच में गायब कर दिया इन्होंने। कोई बात ही नहीं है वहाँ पे, कुछ इंसिडेंट का कोई मतलब ही नहीं है। मुझे एक जो प्रश्न है आपसे मैं पूछ लूँ सर, इसके पहले मैं भूल जाऊँ, कि आज के समय में जो अब कई सारे पंचांग हैं, आज भी बहुत सारे पंचांग चल रहे हैं, भारत में भी बहुत सारे पंचांगों का प्रादुर्भाव है। तो आप आपने कहीं कोई मतलब इस पे कुछ अपना ध्यान दिया है कि कौन से पंचांगों में ज़्यादा सटीक गणनाएं चल रही हैं, या ज़्यादा जो है वो रियलिटी के बहुत नज़दीक है जिनका कार्य, या कह लीजिए कि बहुत शोधित हैं और बहुत ही ऑथेंटिक हैं? मैंने मेरे परिवार के ब्रांच का भी एक पंचांग चलता था, अभी भी चलता है, ऋषिकेश पंचांग। अभी उसके 2 पार्ट हो चुका है, परिवार में विभाजन हो गया। तो मेरे पिताजी ऋषिकेश पंचांग नहीं मानते थे। तो उसमें एक ग्रह लाघव किताब थी, 600 साल पहले लिखी गई थी। गणेश देवगे की किताब है ग्रह लाघव। उस समय के लिए वो एक्यूरेट किताब थी, लेकिन वो उसको कर्ण ग्रंथ कहते हैं, मतलब रेडी रिकनर टाइप का है। तो उसमें शॉर्ट टर्म में जैसे 11 साल के साइकिल को कैलकुलेट करते थे। तो उसमें अयनांश का जो चेंज है उसको हम उसका कैलकुलेशन नहीं करते थे। तो अयनांश जैसे 72 साल, 71, 72 साल में 1 डिग्री बदल जाता है, तो 50 साल तक लगभग वो एक्यूरेट कैलकुलेशन होगा, 40-50। अब उसका 600 साल तक व्यवहार कीजिएगा तो फिर बहुत गड़बड़ होगा। तो पिताजी नहीं मानते थे, उनकी देखा-देखी और लोग भी उसको रिजेक्ट करने लगे। तो उन लोगों ने जैसे 70 साल पहले तक उन लोगों से जैसे विवाह वगैरह में निमंत्रण चलता था हम लोगों का, तो उन लोगों ने गुस्से में बंद कर दिया, परिवार से संबंध तोड़ दिया। उसी तरह से विवाद आता था कि मिथिला पंचांग में वो अलग होगा, काशी का पंचांग अलग होगा, या वो हर जगह वो विवाद चलता है। उड़ीसा में मिर्जा पांजी अलग होगा, जगन्नाथ पांजी अलग होगा, वहाँ पांजी कहते हैं पंचांग को। वो अलग कोई नहीं है, पहले जो मैनुअल कैलकुलेशन करते थे अलग अलग किताबों के आधार पर, उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में अंतर आता था। अभी भारत में कोई भी पंचांग का कैलकुलेशन नहीं कर रहा है। जो नॉटिकल अलमांक या एस्ट्रोनॉमिकल असेंबली छपती है संसार में 7 जगहों से, उसी के गणना में उसी का नकल कर देते हैं। बाकी सब लोकल सूर्योदय सूर्यास्त या लोकल पर्वों के आधार पर इंटरप्रिटेशन है। गणना में आजकल किसी में कोई अंतर नहीं है। तो इस पे आपको लगता नहीं कि लोगों को कार्य करना चाहिए? ये तो ऐसे लग रहा है कि सब लोग नासा के पीछे ही चल रहे हैं, या नासा के पीछे चलना ठीक है? नहीं, वो मैथमेटिकल गणना में कोई अंतर नहीं है। नहीं, नासा का जो गणना है, प्रेजेंट गणना में कोई अंतर नहीं है, नासा का हो चाहे भारतीय गणना हो। लेकिन उन लोगों का सिस्टम क्या है कि वो फिक्स स्टार से नहीं देखते हैं। उसमें हम लोगों का 2 सिस्टम है। एक्चुअल टेलीस्कोप से हम ग्रह को देखेंगे, वो तारा के रिस्पेक्ट में देखेंगे। वो जैसे वहाँ मील का पत्थर नहीं लगा हुआ कि यहाँ 2 किलोमीटर होगा,
यहाँ 15 डिग्री खत्म हुआ है, यहाँ से 16 डिग्री शुरू, ऐसा कोई वहाँ मार्किंग नहीं है। हम ताराओं के रिस्पेक्ट में ग्रहों का पोजीशन देख रहे हैं यहाँ, या दूर के तारा के रिस्पेक्ट में नजदीक के तारा को देख रहे हैं। वो अंतरिक्ष में आकाश में तो कोई चिन्ह नहीं है, सिर्फ तारा ही चिन्ह है। तो ऑब्जर्वेशन जो है टेलीस्कोप से हो या सैटेलाइट से हो, वो तारा के रिस्पेक्ट में है, लेकिन कैलकुलेशन ये करते हैं वो सीजनल साइकिल के रिस्पेक्ट में, जिससे पृथ्वी का एक्सिस घूम रहा है। तो जैसे विक्रमादित्य के टाइम में जब मेष राशि में सूर्य जाता था तो सूर्य इक्वेटर पर परपेंडिकुलर होता था। अभी 24 डिग्री पहले परपेंडिकुलर हो जाता है मेष राशि के आरंभ से। तो इसको अयनांश कहते हैं, माने अयन चक्र गति कहते हैं इसको। तो अयन मतलब उत्तरायण दक्षिणायन का माने शिफ्ट कितना हो रहा है, इसलिए उसको अयन गति कहते हैं। तो इसका रियल ऑब्जर्वेशन से कोई मतलब नहीं है। हम लोग जो वेस्टर्न सिस्टम में कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इक्विनॉक्स से कैलकुलेट करें कि सूर्य जब इक्वेटर पर आएगा उसी को हम मेष 0 डिग्री मानेंगे। हम उसको 0 डिग्री नहीं मानते हैं, हम 0 डिग्री उसी को मानेंगे जो कि फिक्स स्टार्स है और जिसमें रियल ऑब्जर्वेशन होता है। ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन सिस्टम भारत में दोनों अलग अलग है, वेस्ट में भी अलग अलग है, लेकिन दोनों को मिला करके एक कर दिया है। उनके 0 डिग्री और हमारे 0 डिग्री में अभी 24 डिग्री का अंतर है, बाकी सब वही है। जैसे आपको वेस्टर्न फैमिली में आप राशि चक्र देखिएगा तो वो 15 तारीख राशि चीज मानते हैं। इसलिए मैं पूछ रहा था कि अभी आज के समय में अगर ये 24 डिग्री का अंतर आ रहा है और लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं वेस्टर्न उससे, तो उसमें हम 24 डिग्री घटा देते हैं। तो एक तो आपके परिवार का पंचांग हो गया, और भी कोई पंचांग जो लोगों को मिल सके देखने लायक है? तो सभी पंचांग एक ही है, कोई भी फॉलो करना। उसमें सुविधा ये होती है कि जैसे बनारस के आसपास है तो बनारस का पंचांग फॉलो कीजिए, उसमें लग्न वगैरह का बनारस का सूर्योदय सूर्यास्त दिया जाएगा। और जैसे मान लीजिए कि भारतीय टाइम के अनुसार मैं कह रहा हूँ, मान लीजिए कि बनारस में 7 बजे तक एकादशी है या 6 बजे तक एकादशी है, तो अगर 5:30 बजे सूर्योदय हो गया बनारस में तो वहाँ एकादशी गिना जाएगा। और जहाँ पर 6 बजे या 6:30 बजे सूर्योदय होगा वहाँ एकादशी नहीं होगा, वहाँ द्वादशी हो जाएगा। तो भारत में भी वो अंतर पड़ेगा बनाने से, और दूसरे देशों में रूस वगैरह में तो बहुत ज्यादा अंतर पड़ जाएगा, कई टाइम जोन क्रॉस कर जाए। भारत में भी शायद पुराने जमाने में 3 टाइम जोन थे, और जैसे कोणार्क में 12 उज्जैन से 12 डिग्री ईस्ट में कोणार्क था, 18 डिग्री ईस्ट में शोणितपुर था बाणासुर का, या वहां से 12 डिग्री वेस्ट में पुष्कर था उज्जैन से, जिसको अभी बुखारा कहते हैं। तो ये सब टाइम जोन के हिसाब से भारत में भी नियम थे। तो लोकल सूर्योदय सूर्यास्त के हिसाब से पर्व त्योहार में थोड़ा सा अंतर आता है। और कुछ ओपिनियन की बात है कि जैसे जन्माष्टमी कब मनाएंगे, तो जनरल नियम है कि सूर्योदय के दिन जिस समय जब अष्टमी होगी तब जन्माष्टमी कहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, वो उनका जन्म आधी रात को हुआ था, तो आधी रात को जब अष्टमी होगी तब जन्माष्टमी बनाएंगे। या कुछ लोग कहते हैं कि रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए थे, रोहिणी नक्षत्र जब आएगा तब मनाएंगे। तो कई ओपिनियन है। रोहिणी नक्षत्र में भी 2 ओपिनियन हो जाएंगे कि आधी रात को रोहिणी नक्षत्र कब था या सूर्योदय के समय कब था। तो गणना में कोई अंतर नहीं है, और मान्यता में अंतर है। तो इसमें कोई एक ऐसा मानक नहीं बन सकता है कि ये मानक है और ये सब पे अप्लाई होता है? क्योंकि दक्षिण में भी अलग है, उत्तर में भी अलग है, और जो आप बता रहे हैं वो तो अंतर है ही। क्योंकि दक्षिण और उत्तर में तो मेरे ख्याल से वो पूरा का पूरा उनका 15 दिन का वो गैप आ जाता है। उनकी उनकी पूर्णिमा और अमावस्या की तिथियों के हिसाब से हमारा और उनकी अलग अलग शुरुआत होती है। नहीं, तिथि में अंतर नहीं आएगा। वो जैसे गणित के अनुसार
शुक्ल पक्ष से मास का आरंभ होता है। लेकिन विक्रमादित्य के टाइम में 1.5 महीना सीजन पीछे खिसक गया था, इसलिए कृष्ण पक्ष से मास आरंभ कर दिया। तो जैसे चैत्र मास, लेकिन वर्ष का आरंभ चैत्र शुक्ल पक्ष से ही रखा। तो चैत्र मास का पहला हिस्सा कृष्ण पक्ष होगा, दूसरा हिस्सा शुक्ल पक्ष होगा। दूसरे हिस्से से नया वर्ष शुरू हुआ, पहला हिस्सा पिछले साल में चला जाएगा। मतलब चैत्र मास दोनों दिशा में देख रहा है। उसकी नकल इन लोगों ने जूलियस सीजर ने ये किया। जूनो देवी थी, वो आगे भी उसका सिर है, पीछे भी सिर है। तो जूनो देवी का लोग कहते हैं कि आदित्य जाता है, आदित्य दोनों तरफ है, पिछले मास से भी रहेगा, अगले मास से भी रहेगा। बहुत सुंदर तो सर। दक्षिण भारत में पुराना सिस्टम फॉलो कर रहा है शुक्ल पक्ष से। वो गणित के अनुसार, जैसे हम लोग भाद्र कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी मानते हैं, तो दक्षिण भारत के अनुसार वो भाद्र कृष्ण नहीं होगा, वो उसके पहले श्रावण कृष्ण हो जाएगा। क्योंकि जो श्रावण आपने कहा, तो श्रावण महीना आ रहा है, तो अभी मैं देख रहा था कि श्रावण का क्या मतलब वो है, तो उसमें दक्षिण में जो टाइमिंग है वो उत्तर के टाइमिंग से अंतर है उनका। शुक्ल पक्ष दोनों में एक ही होगा। वो शुक्ल पक्ष तो एक ही है, लेकिन वो शुरुआत जो है, हम जो कई चीज़ें मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें हम जो शुक्ल पक्ष से करते हैं वो कृष्ण पक्ष से शुरू करते हैं। तो जैसे इस बार को जो श्रावण का महीना है, चूँकि मुझे जाना है रामेश्वरम, तो मैं उसके बारे में समझना चाह रहा था। तो वो श्रावण का महीना जो है वो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में 2 हफ्ते का अंतर है। हाँ, वो 15 दिन का अंतर हो जाएगा। उनका मेरे ख्याल से ऐसा कोई पूरे देश का एक मानक नहीं हो सकता, या पूरी सभ्यता का ऐसा कोई मानक नहीं हो सकता कैलेंडर को लेके, या एक न खाली एक वो विचार करने का विषय है खाली? न गणित के अनुसार वो अमांत मास कहते हैं, मतलब अमावस्या को जो अंत होगा, शुक्ल पक्ष से आरंभ होगा, अमावस्या को अंत होगा। गणितीय मास वही होगा, लेकिन विक्रम संवत में कृष्ण पक्ष से शुरू हो जाता है। जी सर, मुझे तो बहुत अच्छा जानकारी मिल गई, काम भर का मुझे समझ में आ गया कि पंचांग कैसा होता है। मुझे लगता है कि लोगों को भी इससे कुछ जानकारी मिलेगी, उनको फ़ायदा होगा। आज की चर्चा को अगर आपके आ गया हो तो यहीं विराम दूँ मैं, ठीक है, फिर अगली चर्चा में पुनः मिलेंगे। जी, ठीक है, प्रणाम ठीक सर। है, नमस्ते। जी।